चाणक्य नीति। अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, जहां आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं होते और जहां परिवार व मित्र भी नहीं होते, वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में शिक्षा के साधन भी न हो, वहां मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए। नई दिशा की तलाश प्राचीन काल में भारत के एक छोटे से राज्य में श्रवण नाम का एक युवा विद्वान रहता था। अपनी गहन बुद्धिमानी और प्राचीन शास्त्रों के गहरे अध्ययन के लिए वह काफी प्रसिद्ध था। वह अक्सर गांव में बैठकर धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार करता और लोगों की समस्याओं का हल सुझाता। गांव के लोग उसे ग्राम आशी कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी सलाह और ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे श्रवण को यह आभास होने लगा कि इस स्थान पर विद्वानों का सही सम्मान नहीं होता है। श्रवण का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे प्रारंभ से ही शिक्षा दी और उसने कठिन परिश्रम से ज्ञान अर्जित किया। श्रवण ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका ज्ञान किसी काम का नहीं था, क्योंकि न तो उसे कोई राजा बुलाता और न ही गांव के लोग उसकी सलाह को गंभीरता से लेते थे। धीरे धीरे उसे इस उपेक्षा के कारण अपने राज्य में निराशा का अनुभव होने लगा। राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। व्यापार ठप हो रहा था, खेती सूख रही थी और लोगों के पास रोजगार के साधन खत्म हो रहे थे। श्रवण ने कई बार राजा के दरबार में जाकर राज्य को बेहतर बनाने के उपाय सुझाए, जैसे नदियों का सही उपयोग, सिंचाई की व्यवस्थाओं में सुधार और व्यापार मार्गों को पुनः स्थापित करना। लेकिन हर बार राजा और उसके मंत्री उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन श्रवण ने गांव के कुछ बुजुर्गों से परामर्श किया। उन्होंने उससे कहा, चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, जहां आजीविका के साधन नहीं होते और जहां परिवार और मित्र भी न हो, वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। श्रवण, अब समय आ गया है कि तुम भी इस बात पर विचार करो। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है और यहाँ रहकर तुम अपनी प्रतिभा का अपमान कर रहे हो। बुजुर्गों की बातों ने श्रवण को गहन सोच में डाल दिया। उसे एहसास हुआ कि वे सही कह रहे थे। उसकी बुद्धिमत्ता और विद्वता की यहाँ कोई कद्र नहीं थी और वह लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा था। उसके पास शिक्षा और ज्ञान तो था, पर उसे सही दिशा में उपयोग करने का अवसर नहीं मिल रहा था। उसके पास ना कोई मित्र थे, ना परिवार और ना ही रोजगार के साधन। अगले दिन श्रवण ने अपने कुछ आवश्यक सामान बांधा और एक नए देश की ओर प्रस्थान किया। उसे विश्वास था कि कहीं न कहीं ऐसा स्थान जरूर होगा जहां उसकी विद्या का सही मूल्यांकन होगा और वह समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान दे सकेगा। कई दिन की लंबी यात्रा के बाद श्रवण एक नए राज्य में पहुंचा। इस राज्य का राजा विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था और उनके विचारों को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहता था। जब श्रवण ने राजा के दरबार में अपनी योजनाओं के बारे में बताया, तो राजा ने उसे ध्यान से सुना और तुरंत उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना लिया। राजा और श्रवण ने मिलकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सिंचाई के नए साधन बनाए, व्यापार मार्गों को फिर से खोला और राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल और गुरुकुलों की स्थापना की। धीरे धीरे श्रवण के ज्ञान का सम्मान पूरे राज्य में होने लगा और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। श्रवण को अब यह भली भांति समझ आ गया था कि व्यक्ति को उस देश में रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां रोजगार के साधन उपलब्ध हों और जहां शिक्षा का मूल्यांकन सही तरीके से हो। अब वह अपने नए राज्य में संतुष्टि और आदर के साथ जीवन बिता रहा था। हालांकि उसने अपने पुराने राज्य को कभी भुलाया नहीं। वह अक्सर सोचता कि यदि वहां के लोग चाणक्य के उपदेशों को समझ पाते, तो उनका राज्य भी समृद्ध और खुशहाल हो सकता था। इस पूरे अनुभव ने श्रवण को सिखाया कि जीवन में सही दिशा और सही स्थान का चयन करना बेहद आवश्यक है। समय बीतने के साथ श्रवण ने कई शिष्यों को शिक्षा दी और राज्य में ज्ञान का प्रकाश फैलता रहा।